हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम एक प्लान को लैंडिंग करते हुए देखते हैं। इसी दौरान हमारी फीमेल लीड जियांग फ्लाइट के डोर पर खड़ी होकर सभी पैसेंजर्स को पोलाइटली सी ऑफ कर रही होती है। वो सबको बाय बोलती है और धीरे धीरे सभी अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी उसके आसपास बाकी एयर होस्टेस आपस में कैप्टन गो की तारीफ करने लगती है। कोई कहती है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, तो कोई उसकी लुक्स की बात करती है। उसी बीच कुछ होस्टेस अपने फ़ोन्स में बिजी होती है। कोई पिक्चर्स क्लिक करवा रहा है, कोई सेल्फीज ले रहा है। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि फोटोग्राफर सिर्फ जियांग के लिए आया होता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पिक करने नहीं आया? जियांग कुछ कह पाती उससे पहले ही हम मेल लीड गो को सामने से एंट्री करते हुए देखते हैं। उसे देखकर जियांग मनी मन सोचती है कि शायद वो किसी काम में बिजी होगा। इसी बीच बाकी लड़कियों की नज़र गो पर पड़ती है। वे एक्साइटमेंट में बोल उठती हैं, ओह वाओ, देखो तो यहाँ कौन आया है। ये तो कैप्टन गो है, कितना हैंडसम है। कोई आगे जोड़ती है, और देखो इनके साथ जो लड़की है वो कितनी सुंदर है। एक लड़का कहता है, हाँ सुना है ये कैप्टन की न्यू असिस्टेंट है और उनकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी। ये सब सुनकर जियांग का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपने मन में सोचती है, ओह तो मुझे बिजी होने का बहाना देकर ये यहाँ अपनी स्वीट हार्ट के साथ टाइम पास कर रहा है। तभी एक लड़की जियांग से पूछती है, क्या अब तक तुम अपने हस्बैंड का वेट कर रही हो? उसी पल गो उसके पास से गुजरता है। गुस्से में जियांग बोल देती है, नहीं, मेरा हस्बैंड बहुत पहले मर चुका है। ये बात गो भी सुन लेता है और शौक में उसकी तरफ देखता रह जाता है। सीन चेंज। अब हम गो को देखते हैं जो शावर लेकर अपने रूम में आता है। तभी जियांग वहाँ आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। वो कहती है, बेबी, बाहर सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारा बच्चा अब तक क्यों नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है मुझे प्रेग्नेंट कैसे होना चाहिए? गो से पीछा करता है और साफ साफ पूछता है, तुम्हें चाहिए क्या? जियांग कहती है, मैं अब तुम्हारी एयरलाइन में एयर होस्टेस बनकर काम नहीं करना चाहती। मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ। गो हंसते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है। जियांग अचानक सीरियस हो जाती है और कहती है, मैंने बहुत समय से तुम्हारी इनफर्टिलिटी की बात छुपाई है। आज तक किसी को नहीं बताया कि हमारे बच्चे मेरे कारण नहीं बल्कि तुम्हारी इनफर्टिलिटी की वजह से नहीं हो पाए। ये सुनकर गो चौंक जाता है और कहता है, तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं किसी से डरता नहीं, जो मैं चाहता हूँ वही करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जंग टूट जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक लेडी अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर रो रही होती है। तभी वहाँ एक दूसरी लेडी आती है, साथ में एक छोटी लड़की भी होती है। वो उस वीडियो को डीएनए रिपोर्ट्स और प्रॉपर्टीज पेपर्स दिखाती है और बताती है कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसी का नहीं बल्कि उसका भी था और उसकी एक बेटी भी है। वो बताती है कि मरने से पहले वो आदमी सीक्रेट में उससे मिला था और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गया था। ये सुनकर विडो रोने लगती है और अपने हस्बैंड को कोसने लगती है। तभी छोटी बच्ची आगे बढ़कर बोलती है, पीछे हटो, ये मेरे डैड की प्रेयर है। वो लेडी हल्की स्माइल देती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन कट प्रेजेंट। अब पता चलता है कि वही बच्ची कोई और नहीं बल्कि जियांग थी। जियांग अपने हाथ में पहनी वेडिंग रिंग को देखती है, उसे उतारकर फिश बोल में फेंक देती है और कहती है, 3 साल, पूरे 3 साल मैंने तुम्हारे नाम कर दिए, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनी। वो फैसला करती है कि ये मैरिज अब खत्म हो चुकी है। जंग अपना सामान पैक करती है और अपनी दोस्त के घर चली जाती है, जो नेचर से बिल्कुल बॉय जैसी होती है। अगले दिन गो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या सभी एम्प्लॉयज को डिनर के लिए इनवाइट किया जाए। असिस्टेंट अनाउंसमेंट करता है कि आज बॉस सबको डिनर दे रही है क्योंकि उनका डिवोर्स सक्सेसफुली हो गया है। यह सुनकर सब लोग सो को जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि शादी कब हुई और याओ का क्या रोल था। लोग उसे मिस्ट्रेस कहने लगते हैं। उसी दौरान एक सर्वेंट गो को डिवोर्स डॉक्यूमेंट्स देता है और बताता है कि उसकी वाइफ ने भेजे हैं। गो लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर देता है कि अब ऑफिशियली उसका डिवोर्स हो चुका है। इसके बाद जियांग को हम उसकी दोस्त के घर देखते हैं। तभी डोरबेल बजती है। जियांग डोर खोलती है और सामने गो खड़ा होता है। वो बिना कुछ बोले अंदर चले जाता है। जियांग उसके पीछे जाकर सवाल करती है कि उसे अंदर आने का हक किसने दिया। गो गुस्से में कहता है, आज तुमने मेरे ऑफिस में तमाशा क्यों करवाया? जियांग काल्मी बोलती है, कोई मतलब नहीं था। गो कहता है, तो ये डिवोर्स पेपर्स किस लिए हैं? बात बढ़ती है। गो धमकी देता है कि डिवोर्स के बाद उसे एक पेनी भी नहीं मिलेगी। जवाब में जियांग उसे प्रोक करती है, लेकिन गो उसे रोक देता है और कहता है कि उसके पेशेंस को टेस्ट ना करे। बात विला पर पहुंचती है, जो जियांग की मोम की आखिरी निशानी होती है। गो साफ कह देता है कि वो विला नहीं देगा। जियांग कंडीशन रखती है कि अगर पैसे दे दिए गए तो वो डिवोर्स दे देगी।
इसके बाद जियांग को नर्वस महसूस होता है और उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है। ऑफिस में गो को जियांग का रजिग्नेशन लेटर मिलता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जाओ डस्टबिन से एक बॉक्स निकालती है जिसमें एक ब्यूटीफुल नेकलेस होता है और सोचती है कि शायद वो उसके लिए है। दूसरी तरफ जियांग कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। तभी गो के ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो चाइनीज मेडिसिन की बात करते हैं। जियांग कॉल काट देती है। अंत में हम देखते हैं कि जियांग गो के घर के बाहर खड़ी होती है। तभी एक कार रुकती है और उसमें से गो बाहर निकलता है। जियांग गुस्से में कहती है, क्या मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूँ? तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? मुझे सब पता है। गो शांति से जवाब देता है, नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन तुम ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकती। जॉब छोड़ने से पहले तुम्हें नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल पहले। जियांग मन ही मन सोचती है कि ये मुझे बेवकूफ़ समझता है, सोच रहा है कि मुझे इतनी आसानी से बेका देगा, लेकिन मैं इतनी सीधी नहीं हूँ। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हालात को संभालने के लिए वे बाहर से प्रिटेंड करने लगते हैं कि वे एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। तभी ग्रैंडपा वहाँ पहुँचते हैं। वे जियांग की ड्रेस देखकर कहते हैं, इतना कैजुअल क्यों पहना है? फिर वो गो को डांटते हुए कहते हैं, तो मेरे डॉटर इन लोगों का ध्यान ठीक से नहीं रखते, मैं सब देख रहा हूँ। गो तुरंत जियांग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, अब से मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। जियांग मुस्कुराकर कहती है, ग्रैंडपा अंदर आइए ना, घर के अंदर बैठकर बात करते हैं। ग्रैंडपा मना करते हुए कहते हैं, नहीं अभी नहीं, मैं बाद में आऊँगा, आज तो सिर्फ ये मेडिसिन देने आया था। ये कहकर वे दवाइयाँ देते हैं और जाते जाते अगले वीक होने वाले डिनर में दोनों को इनवाइट कर देते हैं। जियांग मना करने वाली होती है, तभी गो कह देता है, हाँ हम जरूर आएंगे। ये सुनकर जियांग भड़क जाती है और कहती है, तुमने ग्रैंडपा से पूछे बिना कैसे हाँ कर दी? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, याद रखो हमारा डिवोर्स होने वाला है और मैं डिवोर्स लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जियांग फोन निकालती है और मन ही मन सोचती है कि अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगे। नेक्स्ट डे जियांग देखती है कि उसने विला को ऑनलाइन सेल के लिए डाल दिया है। वो कॉल करके कहती है, मुझे पता है तुमने ये सब जानबूझकर किया है। गो जवाब देता है, अभी तक वो विला मेरा है, मैं चाहूँ तो बेचूं, चाहूँ तो अपने पास रखूं, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। असल में गो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि जियांग उससे डिवोर्स न ले। जियांग की फ्रेंड उसे समझाती है, परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा जिससे तुम अपना सारा डेबिट वापस ले सकोगी। इसके बाद जियांग मेंटल हॉस्पिटल जाती है अपनी मॉम से मिलने। यहाँ पता चलता है कि डैड की मौत के बाद उसकी मॉम को इतना बड़ा शौक लगा था कि उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई थी और तब वो हॉस्पिटल में है। जियांग उनसे बातें करती है। उसकी मॉम उसे शॉपिंग दिखाने लगती है जो ग्रैंडपा ने उनके लिए मंगवाई होती है। तभी वहाँ गोभी आ जाता है और बहुत प्यार से मॉम से बात करता है। मॉम उसे भी शॉपिंग दिखाती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हारे लिए भी कपड़े लिए हैं। जियांग मन में सोचती है कि इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मॉम के लिए लाए कपड़े इसे कभी पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। गो खुशी खुशी शर्ट उठाता है और ट्रायल रूम में जाकर कहता है, मैं इसे ट्राई करके आता हूँ। तभी जियांग को आवाज़ देकर कहता है, इधर आओ, चेंज करने मेरी हेल्प करो। वो उसके पास आ जाती है। गो कहता है, मेरी शर्ट के बटन्स खोलो। जियांग चंद बोलती है, ये कैसी बदतमीजी है, क्या तुम खुद कपड़े नहीं बदल सकते? गो मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं मॉम को मोबाइल दे देता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि तुम हेल्प क्यों नहीं कर रही। जियांग झट से उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, अच्छा अच्छा कर रही हूँ। गुस्से में उसकी शर्ट के बटन्स खोलती है और उसकी वेस्ट उतार देती है। गो उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने लगता है। जियांग खुद को अलग करती है और कहती है, शर्म करो, हम डिवोर्स लेने वाले हैं। गो कहता है, हम लीगल कपल हैं तो फिर आज क्यों नहीं। जियांग उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वो बाहर जाकर अपनी मोम से कहती है कि वो बाद में मिलने आएगी। मोम रोकने की कोशिश करती है लेकिन जियांग चली जाती है। गो भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और कहता है, मुझे एक चांस और दो, किसी रिलेशनशिप को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जाता। फिर वो ताना मारते हुए कहता है, वैसे भी तुम मेरे बिना करोगी क्या? मेरे नाम के बिना एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी। जियांग जवाब देती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हारे बिना बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। गो ठंडे लहजे में कहता है, अच्छा मुझे लगता है तुम्हें मुझे छोड़ने की बहुत जल्दी है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो अब हम रजिस्टर ऑफिस में ही मिलेंगे। जियांग पीछे से कहती है, ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे हमारा डिवोर्स हो जाएगा। घर आकर उसकी फ्रेंड पूछती है कि वो फिर उससे मिलने क्यों गई थी। जियांग को सोकर कहती है कि अगले वीक डिवोर्स होने वाला है। इसी खुशी में वो फ्रेंड को ट्रीट देने की बात करती है। फ्रेंड उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहाँ एक लड़का पहले से इंतजार कर रहा होता है
उसका नाम चेन होता है, जो काफी समय से जियांग को पसंद करता है। उसी रेस्टोरेंट में गो भी मीटिंग कर रहा होता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि सामने बैठी लड़की बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी लग रही है। गो से टाट देता है और फिर जियांग को कॉल करके कहता है 30 मिनट में घर पहुंचो, डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करना है। जियांग ठीक है कहकर घर पहुंचती है। गो उसे याद दिलाता है कि अभी डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है, वो फिर किसी के साथ बाहर कैसे जा सकती है। जियांग समझ जाती है कि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। गो डिवोर्स एग्रीमेंट निकालता है, जियांग साइन कर देती है। गो कहता है मैं विला भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन 1 साल बाद, यानी 1 साल तक डिवोर्स रजिस्टर नहीं होगा। जियांग कारण पूछती है। गो बताता है कि ग्रैंडपा की हेल्थ ठीक नहीं है और वो उन्हें अभी सच नहीं बताना चाहता। जियांग मनी मन हंसती है और उसकी बात मान लेती है। तभी यह वहाँ आती है। जियांग को देखकर उसे जलन होती है। यह सफाई देती है कि वो सिर्फ ड्रेस डिलीवर करने आई है जो बंगेट के लिए है। असल में वो ड्रेस गो ने जियांग के लिए मंगवाई थी, लेकिन याओ ये बात छुपा लेती है। गो याओ को थैंक यू कहकर भेज देता है। नेक्स्ट डे जियांग और गो ग्रैंडपा की फैमिली गेट टुगेदर में जाते हैं। वहाँ सब लोग जियांग के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं और उसे मिस्टेक्स कहते हैं। जियांग बिना जवाब दिए ऊपर चली जाती है, रेडी होती है और फिर नीचे आती है। उसकी मदर इन लो फिर भी ताने मारती है, लेकिन जियांग भी बराबर का जवाब देती है। तभी गो आता है और सबके सामने उसका हाथ थामने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग हाथ झटक देती है और कहती है कि ग्रैंडपा यह नहीं है, ड्रामा की जरूरत नहीं। गो साफ कह देता है कि वो सच में उसकी साइड पर है। तभी ग्रैंडपा आते हैं। डिनर शुरू होता है। ग्रैंडपा उसकी प्लेट में उसका फेवरेट फूड रखते हैं। जियांग भावुक होकर सोचती है कि इतने सालों बाद भी ग्रैंडपा को याद है कि उसे क्या पसंद है। उसी समय गो उसकी प्लेट में सी फूड रख देता है। जियांग गुस्से में उसे निकाल देती है। गो हैरान होकर पूछता है ये क्या कर रही हो, तुम्हें सबके सामने एक्ट करना था ना। जियांग कहती है कि इतने साल साथ रहते हुए भी तुम्हें ये तक नहीं पता कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। गो हैरानी से कहता है ऐसा कब हुआ, तुम तो मेरे साथ बड़े आराम से बैठकर सी फूड खाती थी। जियांग जवाब देती है तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं जब भी सी फूड खाती थी उससे पहले एलर्जी की दवाई लेती थी। तभी गो को याद आता है कि वो सच में हर बार कोई दवाई खाती थी। वो मन ही मन सोचता है तो वो एलर्जी मेडिसिन थी, मतलब वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए अपना फेवरेट फूड खा रही थी, जबकि उसे उससे एलर्जी थी। इसके बाद हम देखते कि जियांग अच्छे से रेडी होकर चेन के साथ उसी बंकेट में जाती है जहाँ गो याओ याओ के साथ आने वाला था। याओ याओ जियांग को देखकर चुप जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियांग मुस्कुराकर कहती है क्यों, बकेट पर आना सिर्फ तुम्हारा ही हक है क्या। याओ याओ जल्दी से सफाई देती है और कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये कि तुमने तो एयरलाइन छोड़ दी थी, तो तुम एयरलाइन से बैंक के बकेट में कैसे आ सकती हो। ये सुनकर गोपी बोल पड़ता है कि इसमें कुछ गलत नहीं कहा गया है। फिर वो जियांग की तरफ देखकर कहता है तुमने कैसी ड्रेसिंग कर रखी है, मुझे तुम्हारा ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इस पर जियांग हंसते हुए कहती है अब मैं क्या पहनूं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद याओ इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगती है और माफी मांगती है। वो कहती है प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर अच्छा बनने के लिए कहती है कि अभी भी तुम्हारे साथ इनका सरनेम जुड़ा हुआ है, तुम्हें उनकी रिपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तभी जियांग का फ्रेंड बीच में आकर ऐसी बातें कह देता है कि याओ की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। इसके बाद जियांग चेन के साथ पूरे बकेट में घूमती रहती है। ये देखकर गो अंदर ही अंदर बहुत जेलस हो जाता है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। तभी सीढ़ी से उतरते वक्त जियांग का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। चेन तुरंत उसे पकड़ लेता है। ये देखकर गो का खून खोल उठता है। वो गुस्से में भागकर आता है और जियांग को पकड़कर कहता है ये कौन सी दोस्ती है, मुझे ये दोस्ती बिल्कुल समझ नहीं आ रही जो तुम्हें खुले आम हक कर रहा है। फिर वो चेन की तरफ देखता है और उसका हाथ झटक देता है। गो जियांग को अपनी तरफ खींच लेता है और उस पर हक जताते हुए कहता है क्या तुम भूल गई हो डिवोर्स एग्रीमेंट में क्या लिखा है। जियांग चेन से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। चेन गो को दिखकर कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गो गुस्से में जियांग का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार में बिठा देता है। जियांग कहती है ये क्या कर रही हो। गो गुस्से में कहता है कार में बैठो। फिर वो डिवोर्स एग्रीमेंट निकालता है और जियांग के सामने उसे फाड़ देता है। जियांग चौंक कहती है ये क्या बदतमीजी है। गो गुस्से से कहता है अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा। जियांग कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उससे बिजनेस डिस्कस कर रही थी। गो चिल्लाकर कहता है ये कौन सा बिजनेस है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर वो कहता है अभी के अभी कार से उतरो, तुम बस से घर जाओगी, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा। ये कहकर वो जियांग को कार से उतार देता है और खुद चला जाता है। जियांग अकेली सड़क पर खड़ी रह जाती है। इसके बाद गो घर पहुंचता है और बहुत दुखी दिखाई देता है। वो सर्वेंट से कहता है
इन यूजलेस चीजों को बाहर फेंक दो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो जियांग के स्विच उठाकर बाहर फेंक देता है और अकेले बैठकर डिंग करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल गया था अपनी मॉम की तबीयत पूछने। वहाँ उसने जियांग और उसकी मॉम की बातें सुन ली थी, जिसमें शादी की बात हो रही थी। ये सुनकर वो टूट जाता है और मन में कहता है, तो ये मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहती है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। नेक्स्ट डे वो ऑफिस जाता है। जियांग अपने स्टाफ के सामने किसी की तारीफ कर रही होती है। गो को लगता है कि वो किसी और के बारे में बात कर रही है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो जानबूझकर उसके शोल्डर से टकरा भी देता है। जियांग सोचती है इसे क्या हो गया है। इसके बाद जियांग उसके केबिन में जाती है और कहती है, ये लो मैं तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ। गो अचानक उसे कमर से पकड़कर केबिन के अंदर ले जाता है। बाहर खड़ी सारी लड़कियां ये सब देखती रह जाती है। जियांग घबरा कर कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो, बाहर इतने लोग खड़े हैं, वे क्या सोचेंगे। गो बेपरवाही से कहता है, तो क्या हुआ, हम हस्बैंड एंड वाइफ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो गुस्से से कहता है, क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहती हो। जियांग हैरान होकर कहती है, तुम्हें क्या हो गया है। इसके बाद गो उसे छोड़कर चेयर पर बैठ जाता है। जियांग उसे मनाने की कोशिश करती है और मजाक में कहती है, अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम चाय तो दे दो। लेकिन आज गो मजाक के मूड में नहीं था। वो कहता है, हर बार तुम यही कहती हो, आज सच में दे ही देता हूँ। वो जबरदस्ती उसे पकड़कर किस करने लगता है। बाहर खड़ी लड़कियां ये सब देख रही होती है और वहाँ भीड़ लग जाती है। तभी याओ आती है और सबको डांट कर वहाँ से भगा देती है। फिर वो ऑफिस बेल बजाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जानबूझकर वो मीटिंग रूम में जाती है और कहती है, सॉरी लेकिन ये सब करने की जगह नहीं है, हमें यहाँ वर्क डिस्कस करना चाहिए। गो ठंडे लहजे में कहता है, हाँ बोलो क्या काम है। जियांग जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उनके बीच सब ठीक है और मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर याओ अंदर ही अंदर जलने लगती है। इसके बाद वो गो को लंच पर चलने के लिए इनवाइट करती है लेकिन गो साफ मना कर देता है और कहता है, मेरी वाइफ मेरे लिए खाना लाई है, मैं वही खाऊंगा। जियांग बाहर निकलकर किसी को कॉल करती है और कहती है, अब हमें अपना प्लान आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही होती है। तभी पता चलता है कि उसने डिवोर्स फाइल कर दिया है और उनका कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा है जो 3 मंथ्स का होता है। इसी बीच उसकी स्टेप सिस्टर वहाँ आती है और उसे बेइज्जत करने लगती है। गुस्से में जियांग उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। स्टेप सिस्टर चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। लेकिन तभी चेन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर स्टेप सिस्टर मन में सोचती है, वाओ ये लड़का कितना हैंडसम है, और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्रेंड भी जानबूझकर वहाँ से चला जाता है ताकि जियांग और चेन अकेले रह सकें। चलते वक्त जियांग के पैर में कुछ लग जाता है। चेन उसकी हेल्प करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी पल वहाँ गो आ जाता है याओ के साथ। याओ ताना मारकर पूछती है, तुम यहाँ कैसे, ये लड़का कौन है। जियांग पलटकर कहती है, ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। याओ फिर इनोसेंट बनते हुए कहती है, प्लीज़ हर बार अपना वही डायलॉग मुझ पर मत चिपकाओ, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। गो को गुस्सा आ जाता है। वो जियांग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठा देता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। जियांग उसे धक्का देकर दूर करती है और कहती है, हमारा डिवोर्स होने वाला है। गो ठंडे स्वर में कहता है, हाँ मुझे याद है। फिर वो गुस्से में कहता है, अभी मेरी कार से उतरो। जियांग उतर जाती है और गो कार्ड लेकर चला जाता है। जाते जाते वो उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर देता है। अब जियांग कोई पेमेंट नहीं कर पाती। वो अपनी वेडिंग रिंग एक सेल्समैन को देती है और कहती है, अगर कोई इसे खरीदना चाहे तो उससे मेरा कॉन्टेक्ट करा देना, इसकी वर्थ 50 मिलियन है। घर आकर वो फ्रेंड को सब बताती है। फ्रेंड गुस्से में कहता है, ये आदमी चाहता है कि तुम्हारे पास पैसे ना हो ताकि तुम वापस उसके पास चले जाओ। तभी शॉपिंग सेंटर से कॉल आता है कि कोई आपकी रिंग खरीदना चाहता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो सामने जाओ खड़ी होती है। जाओ प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और कहती है, ओह ये रिंग तुम्हारी है, मुझे तो पता ही नहीं था। जियांग कहती है, लेकिन अभी मैं ये रिंग सेल नहीं करना चाहती, प्लीज़ इसे छोड़ दो। याओ तुरंत बोलती है, नहीं लेकिन मुझे ये रिंग बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे दे दो। जियांग कहती है, तुम ये खरीद नहीं पाओगी। याओ ताने में कहती है, क्या मतलब नहीं, तुम प्राइस बताओ, पैसे मैं दे दूंगी। जियांग शांत होकर कहती है, अच्छा ठीक है, तो फिर 50 मिलियन लगेंगे। याओ बिना सोचे कहती है, ठीक है। इसके बाद याओ 50 मिलियन में वो रिंग खरीद लेती है और बेहद खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी शादी नहीं भी रही तो मैं क्या ही कर लूँगी। तभी जियांग को डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मॉम के इलाज के लिए मेडिसिन मिल गई थी जिससे उनका इलाज पॉसिबल था, लेकिन वो मेडिसिन किसी और ने पहले ही ले ली है। ये सुनते जियांग टूट जाती है और रोते हुए पूछती है,
वो मेडिसिन किसने ली? डॉक्टर बताते हैं उसका नाम गो है। ये सुनकर जियांग को गहरा झटका लगता है। वो मन में सोचती है कि मुझे पूरा यकीन था उसने ये सब जानबूझकर किया है मुझसे बदला लेने के लिए। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसका फ्रेंड उसे चुप कराते हुए कहता है प्लीज रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम गो को ऑफिस में बैठे देखते हैं। वो याओ को अपने पास बुलाता है और उससे रिंग मांगता है। याओ रिंग उसके हाथ में देती है। गो उसे देखकर सख्त लहजे में कहता है आज के बाद तुम इसे हाथ भी मत लगाना। याओ कहती है मैंने तो ये रिंग इसलिए खरीदी थी ताकि कोई और इसे ना खरीद सके। गो कहता है तुम्हारे 50 मिलियन वेस्ट नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। और जो मेडिसिन के बारे में तुमने मुझे बताया था मैंने उसका पूरा अरेंजमेंट कर दिया है। ये सुनकर याओ मुस्कुरा देती है और मन में सोचती है बस यही तो मैं चाहती थी। अब अगर जियांग को ये बात पता चल गई तो वो कभी भी गो के साथ नहीं रहेगी और डिवोर्स पक्का हो जाएगा। इसके बाद वो गो को ठैंग करने की हर पॉसिबल कोशिश करने लगती है। मन में कहती है अब मैं जियांग को अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो जानबूझकर एक क्लब में चली जाती है जहाँ उसके पास बिल पे करने के लिए पैसे नहीं होते। वो क्लब स्टाफ से कहती है कि गो को कॉल करो। क्लब वाले गो को कॉल करते हैं और कहते हैं यहाँ एक लड़की है जिसके पास पैसे नहीं है और वो आपका नाम ले रही है, आप चाहें तो पुलिस को बुलवा सकते हैं। गो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसके सामने जानबूझकर लड़कों से फ्लर्ट करने लगती है। गो उसका बिल पे करता है और उसे खींचकर अपने पास बुलाता है। गुस्से में कहता है ये सब बंद करो। जियांग कहती है तुम मेरा कार्ड अनब्लॉक कर दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। गो कहता है ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसके बाद वो उसे जबरदस्ती उठाकर वहाँ से ले जाता है और अपने रूम में लाकर बैठा देता है। नशे में जियांग बकने लगती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, एक काम करो मुझे अपने साथ रख लो। फिर हंसते हुए कहती है लेकिन मैं तुम्हारी 1 नाइट फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, इसके लिए तुम्हें मेरे यूजलेस हस्बैंड को ढूंढना पड़ेगा, वही पैसे देगा। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है लेकिन बेहोशी में भी वो बोलती रहती है। गो उससे बातें करता है और पूछता है क्या तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है? जियांग जवाब देती है नहीं मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। 3 साल तक मैंने उसके लिए सब कुछ किया उसका दिल जीतने के लिए, लेकिन उसे कभी कुछ नजर ही नहीं आया। मैं उसके दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाई। ये सब सुनकर गो को बहुत बुरा लगता है लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये जानकर खुशी भी होती है कि जियांग अब भी उसे पसंद करती है। इसके बाद जियांग उसे अपने बचपन की बातें बताती है। वो बताती है कि कैसे एक मिस्ट्रेस ने उसकी मॉम और उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उनका सारा पैसा भी ले लिया था। ये सुनकर गो का दिल भर आता है। वो उसे सीने से लगाता है और कहता है सॉरी। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मेरी वाइफ के सारे कार्ड्स अनफ्रीज कर दो। फिर वो जियांग को हैंग ओवर सिरप पिलाता है। सुबह जब जियांग की आँख खुलती है तो वो खुद को गो के साथ लेटा हुआ पाती है। गो से रात की कुछ बातें बताता है। ये सुनकर जियांग को बहुत एम्बेरसमेंट होती है। वो खुद को ब्लेम करते हुए मन में कहती है मैंने ये सब क्यों बोला, क्या मैं पागल हूँ? गुस्से में वो जानबूझकर गो को चिढ़ाने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। तभी गो उसे जबरदस्ती अपने पास खींच लेता है। जियांग उसके होठ पर बैठ के लेती है। गो हंसते हुए कहता है जंगली बिल्ली। तभी सर्वेंट आकर बताता है कि ग्रैंडपा उनसे मिलने आए हैं। दोनों नीचे आते हैं और ग्रैंडपा उनसे प्यार से मिलते हैं। ग्रैंडपा जियांग को मेडिसिन देते हैं और कहते हैं ये तुम रख लो, मैं तुम्हें ये देने आया था, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जल्दी से मुझे एक ग्रैंडसन दे दो और अच्छे से खाया पिया करो ताकि तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे। ये कहकर वो चले जाते हैं। ग्रैंडपा के जाते जियांग गुस्से में मेडिसिन गो के मुंह पर फेंक देती है। वो रोते हुए कहती है तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, बच्चा तुम नहीं चाहते मैं नहीं, और सबके सामने तुमने ऐसे दिखाया जैसे मैं तैयार नहीं हूँ। सब लोग मुझे इनफर्टाइल कहने लगे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि बच्चे तुम नहीं चाहते। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गुस्से में वो अपने फ्रेंड के घर जाती है और कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगती है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस में सबको अपना काम दिखाती है। सब लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते हैं। तभी वो सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और कहती है मैं मिस्टर गो की वाइफ हूँ। वहाँ मौजूद लड़के मान जाती है और कहती हैं तभी उस दिन वो गो के ऑफिस में थी, मतलब सच में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इसी बीच गो वहाँ आ जाता है। वो जियांग को देखकर बहुत खुश होता है और सबके सामने उसे पूरा रिस्पेक्ट देता है, उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। ये सब देखकर याओ अंदर ही अंदर जल जाती है। इसके बाद वो जानबूझकर गो को बातों में लगाती है और कहती है हो सकता है मैं डिवोर्स कैंसिल कर दूँ। तभी
गो के पास कॉल आता है और वो साइड में चला जाता है। यही मौका देखकर जियांग उसके लैपटॉप से डाटा चोरी कर लेती है और अपनी यूएसबी में डाल लेती है। वापस आकर जियांग गो से कहती है, नहीं, मैंने अपना माइंड चेंज नहीं किया, हमारा डिवोर्स होगा और जरूर होगा। जियांग वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर गो सोच में पड़ जाता है कि इसे अचानक क्या हो गया। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि कंपनी के डाटा से किसी ने छेड़छाड़ की है। तब गो को समझ आ जाता है कि ये सब जियांग ने किया है। दूसरी तरफ जियांग बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपनी मॉम की मेडिसिन के लिए पैसे जमा कर लिए थे। तभी गो वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जियांग जवाब देती है, मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरी मॉम की मेडिसिन ले ली। गो हैरान होकर कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर जियांग कहती है, मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैंने जो ठीक समझा मैंने किया और तुमने जो ठीक समझा तुमने किया। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम बार बार गो के बारे में पूछती रहती है और कहती है, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? जियांग झूठ बोल देती है और कहती है, उसकी फ्लाइट थी इसलिए वो नहीं आ पाया, नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा। तभी उसकी मॉम शक करने लगती है और कहती है, कहीं तुम दोनों के बीच लड़ाई तो नहीं हुई? कहीं उसने भी तुम्हारे डैड की तरह बेवफाई तो नहीं कर दी? ये सुनते उसकी मॉम को पैनिक अटैक आ जाता है। जियांग बड़ी मुश्किल से उन्हें संभालती है और कहती है, मैं आपके लिए ऑरेंज ले आती हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत करो। इसके बाद हम जियांग को एक बकेट में देखते हैं। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है और एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर आती है। वहाँ उसकी मदर इन लॉ सबके सामने उसे इंसल्ट करने लगती है। उधर गो का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी आंट ने आपकी वाइफ को बकेट में इन्वाइट किया है। ये सुनकर गो चौंक जाता है और कहता है, मुझे अभी जाना होगा, नहीं तो मेरी वाइफ खतरे में पड़ सकती है। बकेट में सब लोग मिलकर जियांग को बच्चे न होने पर ताने मार रहे होते हैं। कहते हैं 3 साल हो गए और एक बच्चा तक नहीं हुआ। तभी गो वहाँ पहुँच जाता है और सबके सामने जियांग की साइड लेता है। वो कहता है, हमारे बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तैयार नहीं था। जियांग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब मैं बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलेगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, खासकर जियांग। बाहर आकर जियांग कहती है, अब यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। गो कहता है, मैं नाटक नहीं कर रहा। दोनों घर आते हैं। माहौल काफी ऑकवर्ड होता है। गो धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसे किस करने ही वाला होता है। तभी जियांग चालाकी से उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और डोर बंद कर देती है। वो कहती है, शायद तुम भूल गए हो कि हमारा डिवोर्स होने वाला है और ये किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद अगली सुबह वो नीचे आती है। वो सर्वेंट से उसके बारे में पूछती है तो सर्वेंट बताती है कि सर अभी स्टडी रूम में है। तभी वो लॉन्च में जाती है और टेबल पर रखा एक बॉक्स खोलकर देखती है। बॉक्स के अंदर वही नेकलेस होता है जो उसे बहुत पसंद आया था। सर्वेंट उससे कहती है कि देखिए मैडम, सर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तभी तो उन्होंने आपकी पसंद का नेकलेस बिना बताई खरीद लिया। ये देखकर उसे वो पल याद आता है जब उसने उससे वही नेकलेस मांगा था और उसने बहाना बनाकर कहा था कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ज्वेलरी पर ध्यान दे सके और वहाँ से चला गया था। ये सब याद करके वो थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन फिर ये सोचकर खुश भी हो जाती है कि आज वही नेकलेस उसने उसके लिए ले लिया। फिर वो कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने मुझसे पहले भी जाओ को नेकलेस दिया था। इस पर वो साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने उसे कोई नेकलेस नहीं दिया। इसके बाद वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि खुद देख लो, मैंने ये नेकलेस उसे नहीं दिया बल्कि गुस्से में तुम्हारे डस्टबिन में फेंक दिया था। बाद में उसी ने सबको बताया कि ये गिफ्ट मैंने उसे दिया है। ये देखकर वो मन ही मन सोचती है कि इस बार सच में उसने उसे गलत समझ लिया था। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और जबरदस्ती किस करने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। जब बात इंटीमेट होने तक पहुंचती है तो उसे रोक देती है और कहती है कि आज वो अवेलेबल नहीं है। वो पूछता है क्यों, तो वो जवाब देती है कि वो पीरियड्स पर है। ये सुनकर वो हैरान होकर कहता है कि लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी दोबारा पीरियड्स कैसे हो सकते हैं, हमें डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अपने सामने बैठा पाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मुस्कुराकर कहता है कि सुबह सुबह तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे सीरियसली ले लूँ। इतना कहकर वो फिर उसके क्लोज आने लगता है। वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि इन डेज में थोड़ी शर्म तो कर लिया करो। इसके बाद हम याओ को देखते हैं जो गो को सेड्यूस करने के लिए पूरा प्लान बनाती है, लेकिन सही वक्त पर जियांग
वहाँ पहुँच जाती है और उसका पूरा प्लान फ्लॉप कर देती है। इस बार भी याओ गो की नज़रों में उसे गलत साबित नहीं कर पाती। इसके बाद वो अगला प्लान बनाती है और वही ड्रेस लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जिसकी वजह से पहले जियांग की मॉम की हालत बिगड़ी थी। ड्रेस देखती उसकी मॉम को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तभी गो और जियांग वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी मॉम को संभालते हैं। इसके बाद गो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे उसके गाल पर निशान पड़ जाते हैं। इसके बाद याओ उसे सेड्यूस करने के लिए ढक देने की कोशिश करती है ताकि वो उसे अपने बेड तक ले जा सके, लेकिन ये प्लान भी फेल हो जाता है। इससे वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मन में कहती है कि तुम्हारी लक इतनी अच्छी नहीं हो सकती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उसे पता चलता है कि गो ने उसे जॉब से निकाल दिया है। ये सुनकर वो बुरी तरह भड़क जाती है और गुस्से में गो के पास जाकर कहती है कि तुम मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हो, और रोने लगती है। गो उसे बताता है कि ये सब तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम क्या करना चाह रही थी। ये सुनकर वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और बताती है कि गो ने उसे एयरलाइन से फायर कर दिया है। ये सुनकर उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी जॉब तो परमानेंट थी। तब वो बताती है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी वजह से गो की वाइफ बहुत अपसेट हो गई थी। फ्रेंड को गो से ये उम्मीद नहीं होती क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो गो के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तब गो उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया है, उसने मुझे ड्रग करने की कोशिश की थी। फ्रेंड कहता है कि उसे लग रहा है कि गो फेमिनिट कर रहा था। इसके बाद हम याओ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और ज़रूरत से ज़्यादा पी लेती है। नशे में सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बचा लेता है और कहता है कि ये ड्रामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बेहतर यही है कि तुम ये सब बंद कर दो क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहती है कि उसने कोई ड्रामा नहीं किया। इस पर वो उसे याद दिलाता है कि जो कुछ वो उसकी वाइफ के साथ कर रही थी वो क्या था। वो सब कहता है कि उसे सब पता है। जाओ जवाब देती है कि ये उनका प्राइवेट मैटर है और उसे बीच में नहीं आना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एब्रॉड भेज रहा हूँ क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो हम में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों ग्रैंडपा के पास जाते हैं। ग्रैंडपा उन्हें एक ही रूम दे देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहीं सो जाओ। जियांग कहती है कि वो उसके साथ नहीं सो सकती और उसे अलग सोना है। इस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम सोफे पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाऊंगा। वो मान जाती है। इसके बाद हम याओ को देखते हैं जो अपनी बातों में गो को फंसा लेती है, लेकिन तभी उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो सबसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन गो उसे रिजेक्ट कर देता है। तब याओ को समझ आता है कि ये सब जियांग की वजह से हुआ है। वो गुस्से में जियांग से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, हर चीज़ तुम मुझसे छीन लेती हो, पता नहीं कब क्यों और कैसे हर जगह तुम आगे निकल जाती हो। मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी तुम हमेशा सबकी फेवरेट बन जाती हो। इतना कहकर वो नाइफ उठाती है और जियांग की तरफ बढ़ती है। तभी गो सामने आ जाता है और नाइफ उसे लग जाती है। ये देखकर जियांग टूट जाती है, रोने लगती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जियांग रोते हुए कहती है कि उसने भी कभी नहीं बताया, लेकिन वो भी उससे बहुत प्यार करती है। गो भी रोने लगता है और कहता है लव यू, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो बेहोश हो जाता है। जियांग बुरी तरह रोने लगती है। इसके बाद हम जियांग को प्लांट्स को पानी देते हुए देखते हैं। तभी ग्रैंडपा वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो पौधों को पानी दे रही है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, इन दिनों में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इसके लिए नौकरानी है ना। तभी वहाँ गो आता है और हमें पता चलता है कि वो जिंदा है, यानी उस रात उसकी मौत नहीं हुई थी। वो जियांग से कहता है कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है। जियांग बताती है कि उसका जख्म अभी नया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी उसकी आंट आती है और हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है, एक प्रेग्नेंट है और दूसरा मरीज बना हुआ है, ये लो सूप पी लो। दोनों हंस पड़ते हैं। इसके बाद गो उससे वादा करता है कि अब वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि वो उसकी फैमिली है और अब उनकी फैमिली और भी बढ़ने वाली है। आखिर में दोनों एक दूसरे से वादे करते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर के सपने सजाते हैं
और इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसी ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे न्यू चैनल साइड ड्रामा एक्सप्लेन में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।